नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। IBN भारत के इस खास बुलेटिन समाचार दुनिया में आपका स्वागत है। आज समाचार दुनिया में होगी दुनिया भर की अहम खबरों की बात, लेकिन सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पे नजर। पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती आज। पूरे देश में याद किए गए पूर्व पीएम, उनके फैसलों से आज मिल रहे हैं देशवासियों को फायदे। अमेरिका ने दिया चीन को एक और झटका, निलंबित किया द्विपक्षीय समझौता। IRCTC को अपनी हिस्सेदारी बेचेगी मोदी सरकार, शुरू हुई तैयारी। भारत के कई राज्यों में भारी बारिश, यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्य प्रभावित, येलो अलर्ट जारी। यूपी की योगी राज में फिर हुई दरिंदगी। भदोही में 17 साल की युवती का किया रेप, तेजाब से जलाया, अपराधियों के गिरेबान तक नहीं पहुंचे कानून के हाथ। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में युवक ने लगाई संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी, प्रेम प्रसंग के चलते जताई जा रही है हत्या की आशंका। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हवलदार राजेंद्र सिंह को अर्पित की श्रद्धांजलि। शहीद की पत्नी को योग्यता के आधार पर नौकरी देने का किया वादा। पीलीभीत के जिलाधिकारी पुलकित खरे ने किया L2 अटैच कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण। महामारी को लेकर आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सेंटर होगा सहायक। इन तमाम अहम खबरों में कुछ खबरों पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले कवर स्टोरी में डालेंगे उन फैसलों पर नजर जिनमें भारत को हो रहे हैं आज भी फायदे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की आज जयंती है। उनका जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। राजीव गांधी राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि वो राजनीति में आए और देश के सबसे युवा पीएम के रूप में उनका नाम दर्ज हो गया। प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी ने 21वीं सदी के आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी थी और कुछ महत्वपूर्ण फैसले किए जिसका फायदा आज भी देश के लोग उठा रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। पंचायतों को किया सशक्त। राजीव गांधी ने पावर टू द पीपल आइडिया को देश की पंचायती राज व्यवस्था को लागू करवाने की दिशा में कदम बढ़ाकर देश के लोकतंत्र को सशक्त बनाने का काम किया था। 1989 में एक प्रस्ताव पास कराकर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने की दिशा में कोशिश की थी। राजीव गांधी का मानना था कि जब पंचायती राज व्यवस्था सबल नहीं होगी तब तक निचले स्तर तक लोकतंत्र नहीं पहुंच सकता। उन्होंने अपने कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था का पूरा प्रस्ताव तैयार कराया। राजीव गांधी की सोच को तब साकार किया गया जब 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज व्यवस्था का उदय हुआ। राजीव गांधी की सरकार की ओर से तैयार 74वें संविधान संशोधन विधेयक के आधार पर नरसिम्हा राव सरकार ने 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कराया। 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, जिससे सभी राज्यों को पंचायतों के चुनाव कराने को मजबूर होना पड़ा। पंचायती राज व्यवस्था का मकसद सत्ता का विकेंद्रीकरण रहा। वोट देने की उम्र सीमा घटाई। पहले देश में वोट देने की उम्र सीमा 21 वर्ष थी, लेकिन राजीव गांधी की नजर में यह उम्र सीमा गलत थी। उन्होंने 18 वर्ष की कम के युवाओं को मताधिकार देकर उन्हें देश के प्रति और जिम्मेदार तथा सशक्त बनाने की पहल की। 1989 में संविधान के 71वें संशोधन के जरिए वोट देने की उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इस प्रकार अब 18 वर्ष के करोड़ों युवा भी अपना सांसद, विधायक से लेकर अन्य निकायों, जनप्रतिनिधियों को चुन सकते थे। ग्रामीण बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय। ग्रामीण बच्चों को मुफ्त आधुनिक शिक्षा देने के मकसद से प्रसिद्ध नवोदय विद्यालयों के शुभारंभ का श्रेय श्री राजीव गांधी को जाता है। मौजूदा समय देश में खुले 551 नवोदय विद्यालय में 1.5 लाख से अधिक छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। गांवों के बच्चों को भी उत्कृष्ट शिक्षा मिले, इस सोच के साथ राजीव गांधी ने जवाहर नवोदय विद्यालय की नींव डाली। ये आवासीय विद्यालय होते हैं। प्रवेश परीक्षा में सफल मेधावी छात्रों को इन स्कूल में प्रवेश मिलता है। बच्चों को 6 से 12वीं तक की मुफ्त शिक्षा और हॉस्टल में रहने की सुविधा मिलती है। राजीव गांधी ने शिक्षा क्षेत्र में भी क्रांतिकारी उपाय किए। उनकी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE की घोषणा की। इसके तहत पूरे देश में उच्च शिक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण और विस्तार। सप्ताह में 5 दिन काम।
राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए 1989 में 5 दिन काम का प्रावधान भी लागू किया। इसके पीछे उनका मकसद लोगों को आराम देकर सरकारी छुट्टियां कम करने का था। राजीव गांधी ने दफ्तर बंद होने का समय 5 बजे के बजाय 6 बजे कराया ताकि ज्यादा से ज्यादा काम हो सके, और इसके बदले उन्होंने कर्मचारियों को सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार का अवकाश दिया। राजीव गांधी ने यह अवधारणा पश्चिमी देश से लिया था। राजीव गांधी ने यह अवधारणा पश्चिमी देशों से लिया था, जिसका फायदा आज भी सरकारी कर्मचारी उठा रहे हैं। आधुनिक शिक्षा नीति। राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की व्यवस्था में काफी बदलाव लाने का काम किया था। राजीव सरकार ने शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय में तब्दील किया था और पीवी नरसिम्हा राव को इस मंत्रालय की कमान सौंप दी गई। इसके अगले वर्ष में देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। इसके तहत पूरे देश में उच्च शिक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण और विस्तार हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देश में शिक्षा के विकास के लिए व्यापक ढांचा पेश किया गया था। शिक्षा के आधुनिकीकरण और बुनियादी सुविधा मुहैया कराने पर जोर रहा था। पिछड़े वर्गों, दिव्यांग और अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया था। 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य किया गया था और महिलाओं के बीच अशिक्षा की दर को कम करने के लिए अधिक जोर दिया गया था। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए। स्पेशल डेस्क IBN भारत। कवरेज स्टोरी के बाद वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू कराएंगी हमारी सहयोगी तुलिका सिंह। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पूर्व पीएम राजीव गांधी की आज 76वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम राजीव गांधी को उनकी 76वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। पीएम नरेंद्र मोदी ट्वीट भी किए। वहीं इस अवसर पर राहुल गांधी ने भी अपने पिता राजीव गांधी को याद किया। एक रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राजीव गांधी एक गजब के दृष्टा और अपने वक्त से बहुत आगे के व्यक्ति थे, लेकिन इन सब से परे वो एक दयालु और प्यार करने वाले इंसान थे। मैं उन्हें अपने पिता के रूप में पाकर खुद को भाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस करता हूँ। हम उन्हें आज और हर दिन याद करते हैं। सौभाग्य दिवस के रूप में मनाती कांग्रेस। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी राजीव गांधी को याद करते हुए ट्वीट किया। कांग्रेस इस दिन को सौभाग्य दिवस के रूप में मनाती है। 20 अगस्त 1944 को जन्मे राजीव गांधी अक्टूबर 1984 में पीएम पद को संभालने के बाद भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 2 दिसंबर 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। राजीव गांधी देश के 9वें प्रधानमंत्री बने थे। मई साल 1991 में तमिलनाडु के श्री पेरुबंदर में एक चुनावी रैली के दौरान राजीव गांधी की हत्या लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के आत्मघाती हमलावर ने की थी। स्पेशल डेस्क IBN भारत। अमेरिका और चीन के बीच तनातनी अब चीन को महंगी पड़ने लगी है। अमेरिका ने चीन को एक और झटका देते हुए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ 3 द्विपक्षीय समझौते को निलंबित कर दिया है। अमेरिका ने क्यों किया ऐसा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस को लेकर जारी तकरार के बीच अमेरिका ने चीन को एक और बड़ा झटका दिया है। हांगकांग में लगातार मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए चीन को एक और झटका देते हुए अमेरिका ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ 3 द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित कर दिया है। दरअसल चीन के हांगकांग में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद से ही अमेरिका खफा है। अमेरिका का मानना है कि इस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की वजह से चीन हांगकांग के नागरिकों की स्वतंत्रता को कुचल रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गन ऑर्टागस ने कहा है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने स्वायत्तता को खत्म करने के लिए कठोर कदम उठाए हैं, जिसका बीजिंग ने संयुक्त राष्ट्र में पंजीकृत चीन ब्रिटिश संयुक्त घोषणा पत्र के तहत यूनाइटेड किंगडम और हांगकांग के लोगों से 50 साल के लिए वादा किया था। हमने 3 द्विपक्षीय समझौतों के निलंबन अथवा खत्म करने के फैसले के बारे में 19 अगस्त को हांगकांग के अधिकारियों को सूचित कर दिया है। इन समझौतों में भगोड़े अपराधियों का आत्मसमर्पण, सजा पाए लोगों का ट्रांसफर और जहाजों के अंतर्राष्ट्रीय संचालन से प्राप्त आय पर पारस्परिक कर छूट देना शामिल है। स्पेशल डेस्क IBN भारत। अब भारत सरकार IRCTC को अपनी और हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर ली है।
यह बिक्री उस योजना का हिस्सा होगी जिसमें मोदी सरकार 2020-21 में विनिवेश से 2.1 लाख करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। यह बिक्री OFS रूट से की जाएगी। क्या है OFS रूट, इस रिपोर्ट में देखते हैं। मोदी सरकार अब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन में अपनी और हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। यह बिक्री नरेंद्र मोदी सरकार के उस महत्वाकांक्षी योजना का ही हिस्सा होगा जिसके तहत इस वित्त वर्ष यानी 2020-21 में विनिवेश से सरकार 2.1 लाख करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। रूट से होगी बिक्री। पिछले साल IRCTC का IPO आने के बाद वैसे ही इसमें सरकार की हिस्सेदारी घटकर 87.4% रह गई थी। सूत्रों के अनुसार विनिवेश विभाग ने IRCTC में हिस्सेदारी बेचने के लिए मर्चेंट बैंकर और सेलिंग ब्रोकर्स की नियुक्ति शुरू कर दी है। ये बिक्री OFS के द्वारा की जाएगी। OFS के लिए प्री बिड मीटिंग हो चुकी है और बिडिंग प्रक्रिया 11 सितंबर से शुरू हो सकती है। क्या होता है OFS रूट? ऑफर फॉर सेल यानी OFS रूट के द्वारा कोई लिस्टेड कंपनी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर खुद ही शेयर बेचती है। यह एक विशेष विंडो है जिसकी सुविधा सिर्फ टॉप 200 कंपनियों को ही मिलती है। इसमें कम से कम 25% शेयर म्यूचुअल फंड या बीमा कंपनियों जैसे संस्थागत निवेशकों के लिए रिजर्व रखने होते हैं। पहले 100% थी हिस्सेदारी। शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों के प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। गौरव तलब है कि सितंबर 2019 में IRCTC में अपनी हिस्सेदारी 12.6% घटा दी। पहले रेलवे द्वारा सरकार की इसमें 100% हिस्सेदारी थी। IRCTC भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी है। IRCTC ट्रेनों में सफर करने वाले लोगों की ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग के साथ ही यात्रा के दौरान भोजन आदि की भी व्यवस्था करती है। इसके अलावा इसी कंपनी द्वारा देश में प्राइवेट ट्रेनों का संचालन भी किया जाता है। स्पेशल डेस्क IBN भारत। बरसात के सीजन में बादल जमकर बरसे। दिल्ली, UP, MP, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्य इस बारिश से प्रभावित हुए। कहीं भूस्खलन तो कहीं आवागमन बाधित रहा। एक रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में जमकर बारिश हुई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब व हरियाणा के कई राज्यों में बदरा मुसीबत बनकर बरसे। इस दौरान कई शहरों में सड़कें दरिया सी नजर आई। इससे लोगों को आने जाने में खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कई जगह मकान धराशायी हो गए। गुरुग्राम का आलम तो यह था कि सड़क पर भरे बरसात के पानी में गोल्फर ज्योति रंधावा ने बोट चलाई। इस दौरान पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी जमकर बरसात हुई। इससे आवागमन प्रभावित हुआ है। जम्मू कश्मीर में नदियों का जलस्तर बढ़ा। जम्मू कश्मीर में बारिश और भूस्खलन के कारण कई सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश से जम्मू कश्मीर की चिनाब और तवी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग में रोका। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और भूस्खलन से 70 से ज्यादा मार्गों पर आवाजाही बाधित हो गई है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच 6 किलोमीटर की दूरी में हाईवे पर कई जगह मलबा आ जाने के कारण केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को सोनप्रयाग में रोक दिया गया है। हरिद्वार में गंगा चेतावनी रेखा पर पहुंच चुकी है, जबकि ऋषिकेश में यह इसके करीब है। दिल्ली मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया, अरब सागर से नमी भरी दक्षिणी पश्चिमी जबकि बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवा चल रही है। इसी के असर से बारिश हुई। बारिश का यह दौर चलता रहेगा। कभी तेज बारिश हो सकती है तो कभी हल्की। दिन भर बादल छाए रहेंगे। अधिकतम व न्यूनतम तापमान क्रमशः 31 और 25 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। स्पेशल डेस्क IBN भारत। देश दुनिया की खबरों के बाद लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद देखेंगे राज्यों से आज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश दुनिया की अहम खबरों के बाद करेंगे राज्यों की बात। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्या रहा खास, जानते हैं समाचार दुनिया में योगेश पांडे के साथ। आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज से MBBS पास कर चुकी युवा महिला डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बुधवार सुबह महिला डॉक्टर की डेड बॉडी शहर से दूर डौकी थाना क्षेत्र के बमरौली कटारा में एक खाली प्लॉट में मिली थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने मृत युवती की शिनाख्त के प्रयास शुरू किए तो चौंका देने वाली जानकारी सामने आई।
देखिए एक रिपोर्ट। पुलिस को जांच करने के बाद पता चलता है कि मरने वाली युवती कोई और नहीं बल्कि एसएन मेडिकल कॉलेज की MBBS पास आउट डॉक्टर योगिता गौतम। डॉक्टर योगिता गौतम दिल्ली की रहने वाली है। उनके पिता और भाई भी डॉक्टर योगिता गौतम मंगलवार देर रात से गायब थी। उसका फोन स्विच ऑफ था और परिजनों का उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। पुलिस द्वारा जानकारी मिलने के बाद बुधवार को डॉक्टर योगिता गौतम के पिता और भाई आगरा पहुंचे। उन्होंने आगरा के थाना MM गेट में बेटी के गायब होने का मुकदमा दर्ज कराया। योगिता गौतम के पिता और भाई ने आरोप लगाया कि उरई जालौन मेडिकल कॉलेज का मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विवेक तिवारी उनकी बेटी डॉक्टर योगिता गौतम को लगातार परेशान कर रहा था। आरोपों के मुताबिक डॉक्टर विवेक तिवारी डॉक्टर योगिता गौतम को जान से मारने की धमकी दे रहा था। डॉक्टर योगिता गौतम से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने डौकी थाना क्षेत्र में घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरे को खंगाला तो डॉक्टर योगिता गौतम की मौत से जुड़े सुराग पुलिस के सामने आ गए। जालौन से डॉक्टर योगिता से मिलने के लिए शाम को करीबन 6 से 6:30 के बीच में आया था। हमारे रिलेशन तकरीबन 7 सालों से थे। इस बीच में लास्ट बार मीटिंग के दौरान डॉक्टर योगिता जब मेरी कार में बैठी तो शुरुआत से ही इतने झगड़े स्टार्ट हो गए और इतनी ज़्यादा हॉट टॉक स्टार्ट हो गई कि जिसमें मैंने गला दबा के उनकी हत्या कर दी। और जब मुझे ये लगा कि गला दबाने के बाद भी वो उनकी मृत्यु नहीं हुई है तो जनरली मैं अपने एक गाड़ी में चाकू रखता हूँ, उससे मैंने उनके सर पे वार किया और एक सुनसान इलाके में उनकी बॉडी को फेंक दिया और लकड़ियों से। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर विवेक तिवारी को हिरासत में ले लिया है। मामले की जानकारी देते हुए SSP आगरा बबलू कुमार ने बताया कि मृतक महिला डॉक्टर के सिर और गले पर चोट के निशान हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि मरने से पहले महिला ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष भी किया है। स्पेशल डेस्क IPN भारत। यूपी में अपराध के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन हत्या व रेप के मामले सामने आ रहे हैं। मामला 17 साल की लड़की के साथ दरिंदगी का सामने आया है और इतना ही नहीं, दरिंदों ने पहचान छिपाने के लिए शव को तेजाब से जला दिया था। देखिए एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में योगी राज है। ऐसा योगी राज जहां के गुंडा, माफिया और अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं या फिर अपने आप को सरेंडर कर पुलिस के हवाले कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपहरण की वारदातें थम नहीं रही हैं। बलात्कार व हत्या के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं, लेकिन यूपी में योगी राज है और ऐसा योगी राज जिसकी परिकल्पना राम राज्य से की जाती है। आखिर ये कैसा राम राज्य जहां से अपराधी भाग रहे हैं या फिर अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपराध थम नहीं रहा। यूपी के भदोही जिले में एक किशोरी के साथ दरिंदगी की गई और फिर उसके बाद हत्या, और हत्या के बाद भी दरिंदों का दिल नहीं भरा तो पहचान छिपाने के लिए शव को तेजाब से जला दिया। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। बुधवार को लड़की का शव वरुणा नदी में मिला तो घरवालों ने जीन्स से किशोरी की पहचान कर सके। वह 17 अगस्त से लापता थी। लड़की का शव मिलने के बाद SP रामबदन सिंह ने बताया कि जांच के लिए 4 टीमें लगाई गई हैं। और सुनिए SP रामबदन सिंह को। पुलिस स्टेशन में सूचना दी गई थी कि हमारी बेटी जो है वो भैंस चराने गई थी करीब 2:30-3 बजे के लगभग, और फिर वो लौट के वापस नहीं आई। इस पर तुरंत ही 363 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जिन लोगों पर इन्होंने संदेह व्यक्त किया था उससे पूछताछ भी की गई, लेकिन कोई और फिर खोजबीन भी की गई। लगातार पुलिस लगी भी रही, कुछ पता नहीं चल पाया था। और आज सूचना मिली है कि डेड बॉडी मिली है। घर वालों ने इसकी पहचान की है। अब डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, उसी अनुसार फिर आगे कार्रवाई। क्या लगता है सर मौत प्रथम दृष्टया क्या लगता है कि इस तरह की घटना हुई? प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि इसका मर्डर किया गया है और इसको बहुत ही बुरी कंडीशन कर दी गई है। डेड बॉडी फुल भी आई है। बाकी और चीज़ें तो पोस्टमार्टम से क्लियर होंगी। जलने की भी बात आ रही है। जलने का है, आ रही है, लेकिन अब ये लग नहीं रहा कि किस चीज़ से जली हुई है, लेकिन जलने का तो आ रहा है। परिवार के लोगों का कहना सर
अब देखिए उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम ना हो जाए, जब पोस्टमार्टम होगा तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमने अपनी टीमें रवाना की हैं, 4 टीमें गई हैं जिनको गिरफ्तार करना है, जिनको संदेह है, तो जैसा भी आगे आएगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा। पीलीभीत जिले के हजारा थाना क्षेत्र में एक युवक का फांसी पर लटका शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटके युवक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ग्रामीणों व परिजनों के अनुसार विजय कुमार उर्फ छोटू पुत्र रामधारी, जो हजारा थाना क्षेत्र के गांव अशोक नगर का निवासी था, जो अपने ही पड़ोस की एक लड़की से प्रेम करता था, पर लड़की के घर वालों को ये रिश्ता नामंजूर था। परिजनों का कहना है कि आज वह बाहर काम करने जाने वाला था, लेकिन उससे पहले शायद अपनी प्रेमिका से मिलने गया होगा और तभी हो सकता है कि लड़की के परिजनों ने उसे मारकर फांसी पर लटका दिया हो। वहीं पुलिस का कहना है कि परिजनों से मिली तहरीर पर जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? राकेश। कहाँ रहते हैं? अशोक नगर। ये जो फांसी जिस युवक ने लगाई है वो आपका भाई है? जी। क्या नाम था उसका? विजय कुमार। किन कारणों से फांसी लगाई? अब देखिए सर, इतना तो हमें मालूम नहीं है किस कारण से लगाया फांसी, और घर में थोड़ा टुंड-फुन हुआ, झगड़ा हुआ, और उसके कारण मतलब पता नहीं क्या माँ बेटे में बात हुआ, फिर इसने जाके मतलब वहाँ बैठा रहा कुछ देर, फिर उसके बाद पता नहीं वो फांसी के तौर पे मतलब इसने जो भी किया हो। क्या लोगों का मानना है कि इसकी हत्या करके टांग दिया गया है? ये भी हो सकता है? ये भी हो सकता है सर। तो आपको किसी पे शक है? क्या प्रेम प्रसंग था किसी साथ में उसका? हाँ। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि सर इसका छानबीन किया जाए। हाँ। पीलीभीत जिलाधिकारी पुलकित खरे ने कोरोना महामारी को लेकर आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए L2 अटैच कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने क्या दिशा निर्देश दिए, देखिए इस रिपोर्ट में। पीलीभीत में जिला महिला अस्पताल में 100 बेड के L2 अटैच कोविड केयर सेंटर के संचालन की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने अस्पताल में 8 वेंटिलेटर की व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी मानक व्यवस्थाएं कल तक सुनिश्चित कर ली जाएं, ताकि 21 तारीख तक अस्पताल का संचालन शुरू हो सके। डीएम ने सीसीटीवी कैमरे के संचालन व टेलीफोन की व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल की साफ सफाई की व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। जनपद के जिला अस्पताल के MCH विंग में L2 अस्पताल शुरू होना है कोविड को लेके, उसका आज मेरे द्वारा वृहद निरीक्षण करा गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद रहीं, अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी थे। शासन से जो निर्देश मिला है कि प्रत्येक जनपद में L2 स्तर का अस्पताल संचालित हो जाना चाहिए, इसको लेके पिछले कुछ दिनों से यहाँ तैयारियाँ चल रही थी और मैंने भी जब से यहाँ ज्वाइन करा है इसको लगातार मॉनिटरिंग करी जा रही है। आज निरीक्षण में कुछ बेड्स की संख्या जो अभी कम है उसको बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कुछ टूट फूट था, कुछ जगह पे सैनिटरी वर्क और प्लम्बिंग वर्क के इशूज़ थे। हम लोग तीव्र गति से इनको अगले 2 दिन के अंदर पूर्ण करा लेंगे और शासन से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निर्देश मिले हैं कि 21 तारीख से L2 अस्पताल में संचालित हो जाना चाहिए। तो हम लोग पूरी उम्मीद में हैं और प्रयास भी है कि हम लोग 21 तारीख से यहाँ पे L2 अपना संचालित कर लेंगे, जिससे जो गंभीर कोविड वाले मरीज हैं जिनको अभी तक बरेली भेजा जाता था, उनका इलाज, उनकी देखभाल यहाँ पे हो जाए। वेंटिलेटर्स भी यहाँ पे 8 उपलब्ध हैं, 4 आज लगाए जा रहे थे मेरे सामने ही, बाकी सभी वेंटिलेटर संचालित स्थिति में बताए गए हैं। तो सारी व्यवस्था यहाँ पे देखी गई और 21 तारीख से ये L2 संचालित होगा। उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सैनिक कॉलोनी अम्बीवाला देहरादून में 11वीं गढ़वाल राइफल्स के शहीद हवलदार राजेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शहीद हवलदार राजेंद्र सिंह के परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि हवलदार राजेंद्र सिंह के पार्थिव देह को खोजने के लिए जवानों ने काफी मेहनत की। रक्षा मंत्री एवं सेनाध्यक्ष से भी इस संबंध में बात हुई थी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पहले भी हवलदार राजेंद्र सिंह के पिता एवं पत्नी से मिले थे। उत्तराखंड सीएम ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शहीद राजेंद्र सिंह के परिवारजनों को अनुमन्य सहायता राशि दी जाएगी। उनकी पत्नी को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर राजकीय सेवा में नौकरी भी दी जाएगी।
समाचार दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।